नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। सियासत में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे भी इन दिनों देश की सियासत में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसे समझना आसान नहीं। राजनीति के गलियारे और सोशल मीडिया में एक ऐसी ही खबर की खूब चर्चा हो रही है। खबर यह है कि फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के स्टार सुपुत्र अभिषेक बच्चन राजनीति में एंट्री करेंगे। बताया जा रहा है कि अभिषेक बच्चन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने पिता के पैतृक शहर इलाहाबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि अभी तक इस संबंध में ना ही बच्चन परिवार की ओर से कोई बयान सामने आया है और न ही सपा की ओर से आधिकारिक जानकारी दी गई है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि इतिहास खुद को दोहराने वाला है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ज़्यादा उम्मीद है कि इलाहाबाद से डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी को दोबारा टिकट दिया जाए। ऐसे में अगर बिग बी अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन को भी टिकट मिलता है तो बहुगुणा और बच्चन का एक बार फिर आमना सामना होगा। दरअसल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के गहरे दोस्त और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने 1984 का चुनाव लड़ा था और वह जीत भी गए थे। ये बात अलग है कि उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उस समय उन्होंने तत्कालीन दिग्गज नेता और कभी कांग्रेस से ही यूपी के मुख्यमंत्री रहे हेमवती नंदन बहुगुणा को भारी मतों से हराया था। 84 के लोकसभा चुनाव में अमिताभ बच्चन को 68% वोट मिले थे, जबकि हेमवती नंदन बहुगुणा को मात्र 25% वोट ही मिल पाए थे। बोफोर्स घोटाले में अमिताभ बच्चन का नाम आने के बाद उन्होंने सांसदी से इस्तीफा दे दिया था और फिर राजनीति को अलविदा कह दिया। लगता है इतिहास एक बार फिर से दोहरा रहा है। अगर अभिषेक बच्चन चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इस सीट पर मुकाबला फिर से दिलचस्प रहने वाला है। सीट पर पूरे देश की नज़र रहेगी। इलाहाबाद से अभिषेक बच्चन के चुनाव लड़ने पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद का कहना है कि उनकी मां जया बच्चन सपा से राज्यसभा सदस्य हैं। उनका परिवार समाजवादी है और समाजवादी विचारधारा को मानने वाला है। ऐसे में अभिषेक बच्चन के चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और सपा नेतृत्व को करना है। सपा प्रवक्ता ने यह भी कहा कि अगर अभिषेक बच्चन चुनाव लड़ते हैं तो अच्छा रहेगा और वो चुनाव अच्छा लड़ेंगे। उनके पिता अमिताभ बच्चन भी चुनाव लड़ चुके हैं। बात अगर इस खबर के पीछे के एंगल पर करें तो इस अधकचरी खबर के कई मायने तलाशे जा रहे हैं। दरअसल इस खबर की टाइमिंग पर अगर गौर किया जाए तो विपक्षी दलों की बेंगलोर में होने वाली बैठक से ठीक 72 घंटे पहले ऐसी खबरों के कई मायने निकलते हैं। विपक्ष की एकता और 24 के चुनाव में मजबूत विपक्ष का जो फार्मूला अभी तक बताया जा रहा है उसके मुताबिक एक सीट पर एक विपक्ष के उम्मीदवार के फार्मूले पर सहमति की कोशिश चल रही है। ऐसे में अभिषेक बच्चन वाली खबर के जरिए सपा ये बताने की कोशिश कर रही है कि कम से कम यूपी में तो एक वही है जो भाजपा को सीधे टक्कर दे सकती है। मतलब साफ है कि कांग्रेस समेत अन्य दलों को उनकी कुछ चुनिंदा सीटें जैसे अमेठी रायबरेली तक ही रखा जाए। बीते दिनों रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच चल रही सौदेबाजी वाली खबर के पीछे भी बड़ा खेल था। दरअसल अखिलेश यादव विरासत में अपने को राहुल गांधी से कमतर नहीं मानते, बस यहीं पर वो चूक कर जाते हैं। शायद आपको याद हो कि हाल ही में गुजरात के कद्दावर नेता शंकर सिंह वाघेला लखनऊ आए थे। उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात के बाद बंद कमरे में अखिलेश से बात की थी। इसके बाद वाघेला मुंबई गए और शरद पवार से मुलाकात की, जिसके बाद अखिलेश भी मुंबई गए और सहारा स्टार होटल में शरद पवार से मुलाकात के लिए समय मिलने का इंतजार कर वापस लखनऊ लौट आए। कुछ ऐसा ही तब भी हुआ था जब विपक्षी दलों की पटना में हुई बैठक में शामिल होने के बाद अखिलेश केसीआर से मिलने साउथ गए थे। इसीलिए शुरुआत में मुझे कहना पड़ा कि देश की सियासत में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसे समझना आसान नहीं। मिसाल के तौर पर 2 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक के अखबार केसरी का महाराष्ट्र में एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित करने का भी कार्यक्रम है। आपको जानकर शायद ताज्जुब हो कि पीएम मोदी का सम्मान शरद पवार के हाथों से कराया जाएगा। दूसरी घटना तो और भी दिलचस्प है। एकनाथ शिंदे की सरकार ने मुंबई के धारावी स्लम बस्ती को फिर से बनाने का ठेका अडानी को फिर दे दिया है, जिसे उद्धव ठाकरे सरकार ने कैंसिल कर दिया था। इसके पीछे भी एक एंगल ये बनता है कि शायद आपको याद हो कि अजीत पवार के बगावत करने से पहले अडानी और फिर अंबानी ने पहले शरद पवार से बंद कमरे में लंबी मुलाकात की थी और फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मिले थे, मगर मुलाकात की कोई ठोस वजह वो बताने में कामयाब नहीं रहे। इसके बाद दिल्ली में यही उद्योगपति अमित शाह से मिले,
जिसकी पुष्टि नासिक में छगन भुजबल कर चुके हैं। इस पूरे बैठकों के दौर के बाद अजीत पवार, शरद पवार के सभी बेहद खास लोगों की टीम को लेकर बीजेपी शिवसेना की बहुमत वाली सरकार में दूसरे डिप्टी सीएम बनते हैं। वो भी उस समय जब सुप्रीम कोर्ट खुल चुका था और उद्धव ठाकरे की याचिका के मुताबिक महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष को शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय सुनाना है। अब अगर इस पूरे ड्रामे को लिंक करें तो पता चलेगा कि बीजेपी को शायद अंदेशा है कि अगर कहीं शिंदे समेत 16 विधायकों की सदस्यता जाती है तब सरकार अजीत पवार के दम पर बची रहेगी। इसीलिए अजीत को वित्त जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया। इससे भी बड़ा खेल धारावी की बस्ती है, जिसका सपना सालों से अडानी पाले हैं। अगर सरकार ही नहीं बचेगी तो अडानी के सपने का क्या होगा? अब इस पूरे खेल में शरद पवार की क्या भूमिका है, ये हम आप पर छोड़ते हैं। बस कुछ ऐसा ही अब से बच्चन के अचानक चुनाव लड़ने वाली खबर के पीछे भी हो सकता है। धन्यवाद।